हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस सेशन में आपको कम से कम 30 प्लस आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए इस टॉपिक से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न जो है, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रज भाषा के जितने भी रचनाकार हुए हैं, आप उनके बारे में जरूर से जरूर याद रखने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। देखिए ऑप्शन जो दिए हैं, भूषण, घनानंद, बिहारी, नूर मोहम्मद। देखिए ये तीनों जो है ना, भूषण, घनानंद और बिहारी, ये सारे के सारे ब्रज भाषा को से रिलेटेड है, लेकिन ये नूर मोहम्मद जो है ये अवधी भाषा से रिलेटेड है। तो आपको जब ये दोनों पढ़े रहेंगे कि ब्रज भाषा के कौन कौन रचनाकार हैं और ये अवधी भाषा के कौन कौन रचनाकार हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको लास्ट में जरूर मैं मेंशन किया हूँ कि कौन कौन से ब्रज भाषा के रचनाकार हैं, कौन कौन से आपके अवधी भाषा के रचनाकार हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। तो ये जो प्रश्न जो आया हुआ था, ये 2018 का प्रश्न आया हुआ है। ओके, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए इस टाइप का ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और भी देखते हैं साथ में। देखिए इस टाइप का देखिए और भी प्रश्न बनेंगे कि जैसे में आपका पूछा जा रहा है सेकंड नंबर, ये भी आपको मैंने कि पीजीटी हिंदी में आया हुआ, चाहे एनवीएस या जो भी एनवीएस विद्यालय में आया हुआ है, नवोदय विद्यालय समिति में पीजीटी के लिए। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता को एक मात्र केंद्र था। गलत है जी। उस समय सभी भाषाओं से ब्रज भाषा ही सबसे अधिक समृद्ध था। ये भी नहीं। तो देखिए, ब्रजेतर क्षेत्र के भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी, देखिए सी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, ब्रज भाषा भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए थे। जरूरी नहीं है पूरे देश में तो फैला नहीं था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जरूर फैल गए थे। तो ये आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस टाइप का आपका इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब देखिए अवधी भाषा से देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ऑप्शन जो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबंद को, तुलसीदास को, अमीर खुसरो को। देखिए तो यहाँ पर सबसे एकदम एक्चुअल जो आंसर हो जाएगा वो तुलसीदास होगा। देखिए जायसी का भी हाथ है, लेकिन आपको यहाँ पर शब्दावली को साहित्य को परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय आपको कालिदास तुलसीदास को ही जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को ही जाता है। और भी देखेंगे प्रश्न लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर देखिए, ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साहित्यिक विकास हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था मध्यकालीन हिंदी में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साहित्यिक विकास हुआ था। कब? मध्यकालीन हिंदी में। 5 नंबर है, ब्रज भाषा को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है। देखिए ऐसे तो सूरदास को जाता है, लेकिन और भी इसमें जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं, इन्हें भी जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख बात किया जाएगा तो सूरदास को कहा जाता है, को माना जाएगा। 6 नंबर जो है, मध्यकाल में साहित्यिक अवधि को चरम उत्कर्ष 2 कवियों से मिलता है। वे हैं यानी कि जो मध्यकाल में साहित्यिक अवधि भाषा को दम सबसे ऊपर उठाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये मोहम्मद जायसी को और तुलसीदास को। जो जायसी जो थे वो सूफी काव्य से रिलेटेड है और ये तुलसीदास राम भक्त काव्य से रिलेटेड है। 7 नंबर जो है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये होगा काव्य भाषा हो जाएगा आंसर। देखिए इस टाइप के ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। और भी जितने भी थ्योरी रहेंगे, थ्योरी आपको जरूर पढ़ने हैं, आपको प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करने हैं, प्लस थ्योरी जरूर से जरूर पढ़ने हैं आप लोग के। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है किसको? पुरानी बांग्ला। ये भी प्रश्न पूछा गया है कभी ना कभी। 9 नंबर है, अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बांग्ला। ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 11 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 12 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 13 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 14 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 15 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 16 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 17 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 18 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 19 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 20 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 21 नंबर है, ब्रजबुली क्या है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। 22 नंबर है, ब्रजबुली क्या
11 नंबर है ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। 12 नंबर है अवधी को साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में प्रतिनिधित्व करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका एग्जाम में जरूर बनेगा मेरे अनुसार से, क्योंकि अवधी को साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में प्रतिनिधित्व करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें 4 हैं, सिद्ध कवि, संत कवि, नाथ कवि और सूफी कवि। तो जो ऑप्शन जो हो गए सूफी काव्य। देखिए अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय देखिए 2 टाइप का होता है, एक सूफी काव्य हो जाएगा, एक आपका राम भक्त काव्य हो जाएगा। राम भक्त में तुलसीदास आ जाएंगे और सूफी काव्य में बहुत सारे हैं, जिसमें आपको अंतिम में आपका नाम सबका बताऊंगा कि कौन कौन सूफी काव्य है, कौन कौन ब्रज भाषा से रिलेटेड है या जो राम भक्त काव्य है, सारे आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। 13 नंबर है बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का क्या नाम है? तो गोहारी हो जाएगा या गोयारी हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर प्रश्न है तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना किस भाषा में की है? ये होगा बैसवाड़ी अवधी। देखिए वहाँ पर अवधी भी रहेगा, ठेठ अवधी भी रहेगा, बैसवाड़ी अवधी भी रहेगा या और भी कुछ रह सकता है। तो यहाँ पर आपको एकदम एक्चुअल जो आंसर को सेट करना है वो होगा बैसवाड़ी अवधी हो जाएगा इस केस में। 50 नंबर है पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा किसने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा जी हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है ब्रज भाषा का उदय काल है लगभग 100 ईस्वी के आसपास है। 17 नंबर है ब्रज भाषा का उदय हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है और बनेगा भी बनेगा। ये देखिए अवधी की पहली कृति मूला दाऊद की चंदायन या लोर कहा जो कि 1370 में प्रकाशित हुआ रचना हुआ था तो मान जाती है। देखिए यहाँ से जो 2018 में जो प्रश्न बना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2018 में झारखंड पीजीटी में पूछा था कि मूला दाऊद की भाषा मानी जाती है। 4 ऑप्शन था जिसमें था अवधी था, ठेठ अवधी था, बैसवाड़ी अवधी था, इस टाइप से था। तो यहाँ पर जो होगा अवधी तो है ये है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है ठेठ अवधी इसका, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनेंगे। ओके तो ये याद रखना है कि अवधी की पहली कृति जो है मूला दाऊद की कौन होगा? चंदायन या लोर कहा, जिसका प्रकाशन 1370 में की रचना किया गया था। इसे याद रखिए आप लोग। अब देखिए उसी प्रकार ब्रज भाषा पूछा जाएगा तो ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का क्या है? प्रद्युमन चरित्र, जो कि 1354 में रचना किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न कर लीजिएगा। और देखिए यही प्रश्न में बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है मूला दाऊद की भाषा है क्या है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि और ठेठ अवधि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा देखिए ऑप्शन ठेठ अवधि हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे एग्जाम में इस टॉपिक से। 21 नंबर है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो देखिए इसका भी भाषा जो होगा अवधी या ठेठ अवधि भी बोल सकते हैं आप, अवधि या ठेठ अवधि भी बोल सकते हैं। अगर ठेठ अवधि रहेगा तो ठेठ अवधि आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं है तो अवधि आपको वहाँ पर कर लीजिएगा। अब देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या होता है कि मलिक मोहम्मद जायसी या पद्मावत से रिलेटेड, देखिए ये तो सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ है। कौन सा बताओ? पद्मावत। जो पद्मावत जो है वो सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है अवधि या आपका यहाँ पर क्या होगा? ठेठ अवधि हो जाएगा इसका भी। जितने भी आपको देखेंगे सूफी काव्य हो गए वो आप सारे जितना भी यूज किए हैं अवधि का वो ठेठ अवधि के रूप में यूज किए हैं। अब देखिए पद्मावत जो है वो कथा का विभाजन खंडों में किया गया है और उस काव्य की श्रेणी पूछा जाएगा तो खंड काव्य है। किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। और भी देखिए अब ये जो पद्मावत कब लिखा गया था? ये भक्ति काल के आसपास लिखा गया था, भक्ति काल में। और इसका निवास स्थान जो जायसी का है, जो निवास स्थान का बोलते हैं जायस बोलते हैं। और ये कैसा काव्य है? तो प्रेमाख्यानक काव्य है। और पद्मावत की रचना जो हुआ था 1540 के आसपास किया गया था। तो इसे इतना आप पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जरूर याद रखें। और देखिए 22 नंबर देखेंगे साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि को
प्रतिष्ठित का कार्य राम काव्यधारा के महाकवि तुलसीदास के द्वारा हुआ है। माने कि कहने का मतलब है कि राम काव्यधारा के महाकवि जो तुलसीदास थे वो साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी को सबसे ऊपर उठाने का काम किए थे। और देखिए इसमें 23 नंबर, मध्यकालीन अवधि के 3 रूप निखर के आए हुए। ये भी प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूफियों की ठेठ अवधि, बहुत देखिए मैं बता रहा हूँ जितने भी सूफी कवि हैं सारे ठेठ अवधि का ही उपयोग किए हुए हैं। और हिंदू कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों की पश्चिमी परंपरा से संपृक्त अवधि देखिए। और देखिए राम भक्त कवियों की साहित्यिक अवधि मैंने कि जो तुलसीदास थे वो बैसवाड़ी अवधि का यूज किए थे, बैसवाड़ी अवधि का यूज किए थे यहाँ पर तुलसीदास। ये तीनों को याद रखिएगा। ऐसे 4 ऑप्शन देगा तो मैंने कि आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, एक ऑप्शन आपका गलत होगा, या ऑप्शन डी जो रहेगा ऑल रहेगा। तो आपको 4 ऑप्शन करना पड़ेगा इसमें, 3 ऑप्शन जो से ए और बी सी सही रहेंगे। 24 नंबर है, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का, देखिए जो भी कृष्ण भक्त कवियों थे ना वो ब्रज भाषा का यूज किए थे। और राम भक्त जो काव्य थे वो आपको कवियों ने अवधि को यूज किए थे। तो दोनों याद रखेंगे। तो इसमें ब्रज भाषा का यूज किया गया था और अवधि को राम भक्त कवियों ने अपने साहित्य में विशेष दर्जा दिया था। 26 नंबर जो है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूरदास को। अगर पूछेगा राम काव्यधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आपको बताना होगा तुलसीदास को बोलते माना जाता है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन हिंदी में ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है? देखिए मैं पहला प्रश्न जो आपकी 2018 में आया हुआ था पीजीटी में, तो इस टाइप देखिए मैं इसको सारा में कलेक्शन कर दिया हूँ। कौन कौन कवि आपको याद रखने हैं? सूरदास याद रखने हैं, रसकान मीराबाई, नंददास सेनापति, बिहारी, घनानंद, भूषण, केशवदास, श्री भट्ट, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास और गदाधर भट्ट। ये आपको इतने याद रखने पड़ेंगे। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी माना जाता है। और देखेंगे 28 नंबर, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, मीराबाई किस भाषा से जुड़ी कवयित्री रही थी? तो ये ब्रज भाषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है देखिए, और ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, बघेलती। हाँ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर है, ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। 30 नंबर, अवधी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये होगा पूर्वी हिंदी। और 31 नंबर जो है, मध्यकालीन हिंदी में अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं जो, देखिए अब इसमें देखिए सूफी काव्य आप याद रखना। सूफी काव्य में कौन कौन हो जाएंगे? देखिए मुल्ला दाऊद जो कि चंदायन लिखे हुए हैं, जायसी पद्मावत लिखे हुए हैं, कुतुबन, मिर्गावती, मंझन, मधुमालती, आलम, ओके ये सब सारे देख लीजिएगा। माधवानल, उस्मान, चित्रावली और नूर मोहम्मद। देखिए नूर मोहम्मद पूछा था ना, नूर मोहम्मद ये आपको अवधी भाषा से रिलेटेड है। तो ये इसका जो है रचना जो है इंद्रावती है। और भी है, सभी याद कर लीजिएगा, कासिम शाह, शेख निसार, अली शाह। देखिए सारे आप याद कर लीजिएगा तो आपको मैंने आइडेंटिफाई करने में ब्रज भाषा और ये अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहीं से प्रश्न बनेंगे, एक ही से 2 प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। मैक्सिमम 2 प्रश्न बनेंगे ना, तो 1 प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से। तो देखिए बहुत छोटा सेशन भी है और आपको पढ़ने से भी याद हो जाएगा। 1-2 बार रीड कीजिएगा तो याद हो जाएगा। राम भक्त कवि देखिए आपको तुलसीदास के बारे में पता होना चाहिए। राम भक्त कौन थे बताओ? तुलसीदास, जिसका रचना था रामचरितमानस और इसकी भाषा थी बैसवाड़ी अवधी। 32 में देखेंगे, जायसी के यहाँ जहाँ अवधि को ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, माने जायसी के यहाँ जहाँ अवधि का मतलब ठेठ मिलता है, और तुलसी के यहाँ अवधि का तत्समुखी रूप मिलता है। इसे भी याद रखें। 33 नंबर जो प्रश्न है, वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिखी डाली थी? वो जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए रामचरितमानस से भी प्रश्न बनेंगे, क्या कि आपको मध्यकालीन हिंदी में ही लिखा गया है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है, तो इसे प्रश्न बनेंगे आपके। देखिए क्या क्या प्रश्न बनेंगे रामचरितमानस के। ये जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, भाषा है बैसवाड़ी अवधी, और रचना 1574 ईस्वी में यानी 1631 संवत में। शैली जो है चौपाई और दोहा। और विषय कैसा है बताओ रामचरितमानस का? चरित्र काव्य। और ये कितने कांड में विभक्त है? तो 7 कांड में विभक्त है। उसके बाद एक कैसा काव्य है पूछा जाएगा, तो काव्य पूछा जाएगा, प्रबंध या महाकाव्य बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बालकांड, और सबसे छोटा कांड होगा किष्किंधा कांड हो जाएगा। और रामचरितमानस का प्रथम कांड जो है बालकांड है, और अंतिम कांड क्या है? उत्तरकांड था।
ये था आपको मध्यकालीन हिंदी में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। ओके, तो आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। शायद यूट्यूब में ये पहली बार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि किस टाइप का और भी कंटेंट चाहिए आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।